नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और ये है पंचनामा, जहां हम करते हैं खबरों की चीर-फाड़। एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं और तह तक पहुंचकर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आगे होने वाली संभावनाएं और जो बातें बीत चुकी है उसका क्या असर पड़ेगा, आगे जो आने वाले दिन है उसमें बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ेगा। आपने बिहार की राजनीति में 2-3 दिनों से जो हलचल चल रही है उसको देखा। उसके पहले भी आपने देखा है किस तरीके से जेडीयू बीजेपी आमने सामने थी। कहीं न कहीं इसमें एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है, लेकिन लोजपा के साथ जो हुआ, यानी चिराग पासवान के साथ जो हुआ, वो एक प्लान्ड जो फिक्स प्लान था पहले से, उसके तहत किया गया कार्य नजर आ रहा था कि किस तरीके से रातों रात सब कुछ बदल जाता है। और संपत्ति पारस जो है चिराग पासवान के चाचा हैं, वो किस तरीके से सारे अब लोजपा पार्टी को अपने तरफ मोबिलाइज कर लेते हैं, अपने तरफ समेटने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद चिराग पासवान सामने आते हैं। चिराग पासवान 1 दिन 2 दिन तक कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अब सामने आकर उन्होंने अपने पार्टी के जो बागी सांसद थे सभी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। उसके बाद फिर पशुपति पारस भी एक बैठक करते हैं जिसमें चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं। और बताया जाता है कि अगले आने वाले 4 से 5 दिनों में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी पशुपति पारस के द्वारा। तो हमारे साथ सर भी जुड़े हैं और सर से जानने की कोशिश करेंगे कि सर आगे की रणनीति उनकी क्या हो सकती है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट यहाँ नजर आ रहा है कि पार्टी जो है वो चिराग पासवान के पास है। ये संख्या बल का खेल जरूर दिख रहा है बाहर बाहर, लेकिन आपसे मेरी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी तो हम इस बात को बार बार याद कर रहे थे। आप मुझे खास तौर पर याद दिला रहे थे ये बात कि ऐसा ही तो सर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में जदयू में भी एक बार हुआ था। शरद यादव ने इसी तरह से बगावत की थी और दावा किया था कि उनके पास अच्छा खासा विधायकों का संख्या है। बाद में लेकिन हमें याद है कि कैसे परिस्थितियां बदली थी। रातों रात जिस व्यक्ति को पार्टी का सर्वे सर्वा रहना था, वो जब चुनाव लड़ता है 2019 का, तो सोचिए राजद के रहमो करम पर चुनाव लड़ता है जी। तो समझिए शरद यादव की क्या मजबूरी थी कि मधेपुरा से उनको चुनाव लड़ना पड़ा राजद के सिंबल पर। अपनी पार्टी बना ही ली थी एलजेडी, और इस पार्टी का कहीं ना कहीं तीर निशान पर जो था उन्होंने दावा भी किया था। कोर्ट कचहरी हुआ, लेकिन एक ही बार उन्होंने छोड़ दिया। बिहार की राजनीति से संन्यास ही ले लिया एक तरह से। जी। लेकिन सर ये कहा ये जा रहा है और देखने को भी मिला है कि किस तरीके से दोनों जगह सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। इसलिए अलग है कि यहाँ चिराग पासवान की पार्टी का कमांड चिराग पासवान के पास है और सांसद का कमांड पशुपति पारस के पास है। और वहाँ पे जो मामला था, वहाँ दोनों जगह नीतीश कुमार के पास ही जेडीयू के कमांड था। शरद यादव सिर्फ हवाई बातें कर रहे थे। देखिए, हवाई बात तो सच पूछिए तो अब देखिए, चूंकि यहाँ एक बड़ा खेल ये हुआ है बहुत आसानी से हम इस पंचनामा के दौरान ये समझा सकते हैं सनी कि आखिर खुदा पहाड़ और निकली चूहिया वाला हाल कैसे हो जाएगा यार बिहार की राजनीति में। जितना एक्साइटेड हो रहे हैं लोग बिहार की राजनीति में, जिस तरीके से लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अब लगता है कि चिराग पासवान का अंत हो जाएगा। देखिए, हम किसी के साथ सिंपैथाइज नहीं कर रहे हैं, ना हमें खास फर्क पड़ता है कि कौन पार्टी किसके पास जाए। बिहार में सभी पार्टियां लगभग अपना नेतृत्व एक तरह से खो चुकी हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सभी पार्टियों का नेतृत्व कहीं ना कहीं दिशाहीन हो गया है। अगर आप आरसीपी सिंह की बात कर लेते हैं जदयू में, उसकी भी स्थिति वही है। बिहार में आप तेजस्वी यादव की तरफ देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि लालू वाला वो तेवर नहीं दिख रहा है। वहीं आप बिहार में कांग्रेस की स्थिति देखिए तो अब तो ऐसा है कि कांग्रेस को काटने पर खून भी नहीं मिल रहा है, नसें नहीं मिल रही कि इसको इंजेक्शन दिया जा सके, खाली छेद ही छेद है। कितना इंजेक्शन दीजिएगा एक ही मरे हुए व्यक्ति को। अब इससे क्या मैं साबित करना चाहता हूँ ये है कि बिहार में लोजपा सबसे शायद मुझे लगता है अभी पिछड़ी पार्टियों में से एक है कि नहीं। जी। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में लोजपा का चूंकि बिहार के सदन में एकमात्र जो विधायक था उसे भी नीतीश कुमार तोड़कर ले गए। अब सांसदों की बात है तो एक बात मुझे बताइए सनी, इन सांसदों को नीतीश कुमार
क्यों छीनेंगे? किसी गरीब के पॉकेट में अगर एक मुट्ठी चावल है तो आप उस चावल को उससे छीनना क्यों चाहेंगे? आप अगर संपन्न है तो इसी में सारा देश छुपा हुआ है। जी, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये लगता है कि रामविलास पासवान जी के मरने के बाद उनका जो जनाधार है हम अपने साथ बैकवर्ड वोट बैंक को ले सकते हैं। लेकिन आज भी मैंने रामविलास पासवान के क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से जानने का प्रयास किया था, तो सभी लोगों का एक ही सुर था कि हमने रामविलास पासवान को देखा है और आगे उनके पुत्र को देखेंगे, उसके अलावा कोई हमारा नेता नहीं है। देखिए, बहुत आसानी से मैं आपको समझा सकता हूँ इस बात को। लालू यादव की पार्टी जो है, स्वतः उत्तराधिकारी लालू यादव के पुत्र होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या लोकतंत्र में इस तरह की राजशाही का नियम है? क्या नेता का पुत्र ही नेता बनेगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं। लेकिन नहीं, क्या होता है, हमारे यहाँ आज भी राजशाही समाप्त नहीं हुई है, ये सच है। और देखिए, अगर कायदे से देखा जाए तो जिस तरीके से लालू यादव की पार्टी थी और जो लोग महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे लालू यादव के लिए, उनको भी तो नेता बनने का और मुख्यमंत्री बनने का कहीं ना कहीं शौक होगा जी। लालू यादव को जब बिहार की राजनीति से भागना पड़ा या हटाया गया जो हुआ उनके साथ घोटाले के दौरान, तो वो अपने दोनों सालों में से किसी को भी बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। वो बड़े आसानी से माफ कीजिएगा, शहाबुद्दीन को मुख्यमंत्री बना सकते थे जी। अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, रामविलास पासवान से दोस्ती कर सकते थे, कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती थी जी। लेकिन उन्हें पता है, और बिहार में खास तौर पे ये बात है, नेता का बेटा नेता, हीरो का बेटा हीरो, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर और वकील का बेटा वकील, ये तय है। और आने वाली जनरेशन हम अगर उंगलियों पर गिनना शुरू करें, मैं तो पंचनामा स्पेशलिस्ट पे करने जा रहा हूँ, उंगलियों पे हम गिनते हैं तो हर नेता अपने पुत्र को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। जो नेता अपने राजनीतिक अस्त्र की तरफ बढ़ रहा है वो किसी तरह से बेटा को सेट करने की कोशिश करता है। लेकिन चिराग वाले मामले में अपवाद ये है, इसमें एकदम अलग लग रहा है बाकी सभी मामलों से, क्योंकि चिराग पासवान की जो पार्टी है ये बिहार की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए कुछ खास महत्व नहीं रखती है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनके सांसदों पर नजर है नीतीश कुमार की, तो इसका सीधा कारण है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को स्थान मिले। भले ही वो स्थान पशुपतिनाथ पारस को मिल जाए, लेकिन चिराग को न मिले। एक और बात वो जो सोच सकते हैं, चाह सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, उनकी मंशा हो सकती है कि चिराग पासवान के अगर सांसदों को मैं अपने पाले में कर लेता हूं तो मेरे जो संख्या है, जो पिछली बार एकमात्र मिल रही थी मंत्रिमंडल में, वो बढ़ जाए। हो सकता है ललन सिंह, आरसीपी सिंह और संतोष कुशवाहा तीनों बन जाए, पार्टी में एक इक्विलिब्रियम भी आ जाए और पार्टी राष्ट्र की बार बार ये जो उपेंद्र कुशवाहा का कहना, सिखावल तोता एक रट रटता है, पता है ना, कटोरे कटोरे और राम राम बस। तो उपेंद्र कुशवाहा जो तोता की तरफ पटपट कर रहे हैं बार बार कि राष्ट्रीय पार्टी, ये सही में सोच पूछिए तो बहुत हास्यास्पद है। ये हो सकता है गुदरी में लाल भी कहीं ना कहीं कमल खिला देते हैं। एक से एक हमने देखा है घटना है। राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही कम अभाव में पढ़ने वाले देश के राष्ट्रपति तक बन गए। एक हमारे यहाँ बुद्ध और चाणक्य और क्या नहीं हुए हैं। लेकिन ये मैं सेफली आपसे कह सकता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा उन महापुरुषों में से एक नहीं है जिनकी अपनी पार्टी बिहार में उनसे नहीं संभली। वो ये बार बार अगर कहते हैं कि नहीं जदयू को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है, तो वो व्यक्ति अपने दम पर नहीं कह रहा है, उसने ये बातें लगातार सुनी है जी। और वो मीटिंगों के दौरान अपने एजेंडा उसको बार बार सिखाया जा रहा है। देखिए, हर आतंकवादी को उसके माँ बाप को कोई मारा ही नहीं होता है, कुछ लोगों के मन में जहर भर भी दिया जाता है कि तुम्हारे माँ बाप को मारेगा। और ये जो एकदम जिहादी टाइप का बात जो कर रहे हैं, राजनीतिक जिहाद बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, ये एक्चुअली पोल खोलता है। ये नीतीश कुमार की बड़ी जो व्यापक रणनीति है उसका पोल खोलता है। और हम सब स्पष्ट देख सकते हैं कि सांसदों के माध्यम से भाजपा पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए सनी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर भाजपा, स्पष्ट दिख रहा है भाजपा डरी हुई है कि नहीं। अगर हम इस शब्द का प्रयोग करें भाजपा की स्थिति को दर्शाने के लिए, तो वो भय, डर, यही होगा ना जी।
लेकिन मैं कहीं ना आपको बता कहीं भाजपा के मन में सर ये भी डर है कि पिछले बार जो 2-3 राज्यों में उन्होंने चुनाव हारा और उसके बाद एक राज्य जीतने के बाद ही उनके हाथ से निकल गया, तो उनके मन में ये भी डर होगा कि बिहार भी हमारे हाथ से न निकल जाए। और वो बिहार को ये भी पकड़ कर रखना चाहते हैं कि बिहार ने उनको पूरा का पूरा सांसद दिया है प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस तरीके से। जी देखिए, ये आप बहुत सही बात आपने की, लेकिन हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, मैं आपसे स्पेसिफिकली इसी बात पे बात कर रहा था। मैंने आपको कहा था कि हाँ, बिहार बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में से है। बिहार हारने का मतलब जानते हैं, कहीं ना कहीं देश में आपकी स्थिति डवाडोल हो जाना, क्योंकि बिहार में जो जातिगत समीकरण साध लिए जाते हैं उन्हें बाद में देश की राजनीति में भुनाया जाता है। ये तय है। कांग्रेस हारी थी तो वो देश की राजनीति में नहीं हारी थी। सोनिया गांधी को जब घुटने भर पानी में साड़ी उठाकर चलना पड़ा थोड़ा, तो ये साबित करता है कि उस कांग्रेस को जो चंद्रमा पर थी उसे बिहार के तबेले में खूंटा पर बांध दिया गया था। और ये बिहार के राजनीतिक रूप से परिपक्व जनता, आप जिसे जातिगत खपत बोलते हैं, मैं बार बार कहता हूँ वो राजनीतिक खपत है। और उसकी पैदावार और उपज और उसकी खपत दोनों बिहार में सबसे ज्यादा, मैं कहता हूँ। और आज आप स्पष्ट देख लीजिए, बिहार की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अगर गड़बड़ाती है भाजपा, 2015 में गड़बड़ाई थी तो लगा था कि हार ही जाएगी, याद है आप? 2015 में गड़बड़ाई थी भाजपा जब बिहार में, तो लगा था कि 2019 में वापसी संभव नहीं है। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पुलवामा को बधाई देना चाहिए कि स्थितियां ऐसी हुई कि पोलराइजेशन एक बहुत बड़े स्तर पर हुआ। लेकिन एक बात आपको फिर भी मैं बोल दूं, यहाँ जो पार्टी बंगाल बहुत हिम्मत ताकत लगाकर देश को कोरोना के झोंक कर जीतने की मंशा रखती हो, जो पार्टी जीती हुई माने एकदम क्या कहा जाए इसे, मुख्यमंत्री तक चुनाव हार गए झारखंड में। जो पार्टी राजस्थान का खेला देख लीजिए, मध्य प्रदेश का खेला देखिए, आप बढ़ते जाइए और महाराष्ट्र तक जाइए, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार बन गई, और आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानता हूं कि अगर अमित शाह थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं तो शायद आज जो शिवसेना की सरकार है वो इस रूपरेखा में तो नहीं होती। चीजें तो बदल गई थी ना। 4 बजे सुबह में आपको याद होगा राज्यपाल के साथ मुलाकात हुई थी, सरकार बन गई थी, जो मुख्यमंत्री का पद है वो उसकी शपथ लेने की सबकी तैयारियां हो गई थी, और सब कुछ बदला। क्यों? क्योंकि भाजपा ने शर्त मानने से इनकार कर दिया मुख्यमंत्री वाला। लेकिन वही भाजपा बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती है बिना शर्त के, ज्यादा सीटें आने के बावजूद। इसके पीछे एक कारण है, जब भाजपा महाराष्ट्र छोड़ सकती है जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, तो बिहार जैसा जो पिछड़ी स्टेट, अपने स्टेट की बुराई खुद कर रहा हूँ, जो बीमारू स्टेट हो, जिस बच्चे को केवल दूध ही पिलाना है और विटामिन की गोलियां ही खिलानी है महंगी महंगी, उस राज्य को जीत कर कोई अश्वत्थामा नहीं हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में भाजपा अगर नीतीश कुमार को बर्दाश्त कर रही है, तो हमें राजनीतिक विश्लेषकों के तौर पर हमें तो दिख रहा है कि डर, लेकिन आपको बता दूं कि खेला तो तगड़ा हो रहा है। भाजपा अच्छा एक बात बताइए मुझे, हम चर्चा को बहुत लंबा खींच रहे हैं लेकिन बहुत विषय परक चर्चा हो रही है। एक सवाल यहाँ और खड़ा होता है कि भाजपा जब बिहार में जीत गई थी और उसने अच्छी खासी मार्जिन से बिहार में चूंकि नंबर 2 पार्टी होके आई है, तो उसने अपने यहाँ मुख्यमंत्री देने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्या कमी रह गई? जी, भाजपा को महाराष्ट्र वाली बातें कहीं न कहीं याद आई होगी कि नीतीश कुमार पहले भी राजद के साथ रह चुके हैं। तो राजद के साथ रहने के पीछे का जो कारण जो भी रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये था कि हो सकता है कि ये फिर राजद के साथ जाएं, और अगर वो राजद के साथ गए तो हमारी इतनी सीटें जो आई है अभी, कहीं वो भी अगले चुनाव में ग्राफ न गिर जाए। कहीं न कहीं तो ये सबसे बड़ी बात कि चुनाव जीतने के बावजूद बिहार में अपना मुख्यमंत्री भाजपा नहीं दे पाई, इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा के पास बिहार में मुख्यमंत्री था ही नहीं। क्या बिहार में भाजपा मुख्यमंत्री का कोई दावेदार अब तक प्रस्तुत कर पाई है? क्या दूर से भी हमें पता चला है कि भाजपा इसको मुख्यमंत्री बना सकती है? जब उप मुख्यमंत्री नहीं बना सकती है वो,
इतने प्रचंड जीत के बाद सुशील मोदी को, तो क्या सुशील मोदी को वो मुख्यमंत्री बना सकती थी? नहीं। राजेंद्र सिंह का नाम पिछली बार तैरा था। राजेंद्र सिंह लोजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। प्रेम कुमार को साइड कर दिया गया, नंदकिशोर यादव को साइड कर दिया गया, नित्यानंद राय को केंद्रीय जिम्मेवारियां दी गई हैं। समझते जाइए। आपको बता दूं, भाजपा की तैयारियां जो है वो दिख रही हैं आंखों के सामने, लेकिन कोई चर्चा नहीं कर रहा है इस पर। बिहार में भाजपा के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, यही बिहार भाजपा के सीएम कैंडिडेट इन वेटिंग है। और इनकी बेचैनी, इनकी बार बार नीतीश कुमार से लड़ना, इनको जो मैसेज दिया गया है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, उपेंद्र कुशवाहा छटक रहे हैं, भटक रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी तैयारियां आपको दिख नहीं रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारी चल रही थी भाजपा की कि नीतीश कुमार को साल 2 साल के अंदर में पटक के सीएम की कुर्सी ले लेना है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से तैयारियां की, भाजपा के हर दांव का काट निकाला और आज भी निकालते जा रहे हैं। भाजपा बंगाल चुनाव हारकर माथा पीट रही है रामलाल बुढ़वा, और यहाँ नीतीश कुमार ब्याह पे ब्याह किए जा रहे हैं निर्दलीय से। एकमात्र ओवैसी के 5 विधायक जो ओवैसी के हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, नई रणनीति बना रहे हैं, बिना भाजपा बिना राजद के सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लव कुश समीकरण साधने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा ये सब कुछ देख रही है और भाजपा को ये पता है। देखिए, कल भी मैंने कहा था जी, राहुल गांधी से तो नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार दोबारा हिम्मत करे तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी ना हिल सकती है। और जब नीतीश कुमार इतना कमजोर होकर मजबूत हो सकते हैं, तो भाजपा तो मजबूत स्थिति में देश में है जी। आगे जो रणनीति है, जिस पे बाबा इशारा बार बार कर रहे हैं सनी, जिससे हम इस पंचनामा को कंक्लूड भी करने जा रहे हैं, भाजपा ने 2 चीजें एकदम तय कर ली हैं। इन दोनों में से एक ही होना है। आज प्रवक्ता से हमारी लंबी चौड़ी बात हुई भाजपा के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राजनीति में संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं। चिराग पासवान को मंत्री पता होगा तो आप हम तय नहीं करेंगे, वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है जी। और दूसरी बात, आरसीपी सिंह, ललन सिंह और पशुपतिनाथ पारस, ये तीनों महत्वाकांक्षी नेता है। अगर जानते हैं, इन लोगों का घर में जाइएगा, धप्पा मार के अलमीरा खोलिएगा ना, 22 गो सूट जिसमें क्रीच छूटा नहीं होगा आज तक, जो कभी पहना नहीं होगा लोग, सिवा के कि मंत्री बनेंगे तो पहनेंगे, रखले होगा लोग जी। लेकिन बिहार की राजनीति ऐसी है कि जो सूट सिलवाता है ना, उसको शायद पहनने को मिलता है। जानते हैं इसका जवाब कौन दे सकता है? था जी। इसका जवाब दे सकते थे जॉर्ज फर्नांडिस। इसका जवाब दे सकते हैं अगर शरद यादव कहीं मिल जाए तो जी। उनको अंततः हम वही पहुंच गए जी। तो इस तरीके से बिहार की राजनीति किन्हीं धुरी पर शुरू से घूमते हुए आ रही है, और सर ने इसके बारे में चर्चा की कि हो सकता है थ्योरम एक ही होता है, आंसर बदल सकता है लेकिन थ्योरम नहीं बदलता है। पाइथागोरस ने जो बना दिया सो बना दिया जी। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में सभी बातें घूम घुमा कर एक ही जगह आ रही है। और जिस तरीके से सर ने बताया कि संजय जायसवाल अगले सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, तो संजय जायसवाल की जो इन दिनों जो उनकी भाषा रही है उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, जिस तरीके से वो अट्रैक्टिव मोड में रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनको इंस्ट्रक्शन मिल चुका है कि अगली जिम्मेवारी आपको तय करनी है और आगे बिहार को आपको लेकर चलना है। और आगे देखना ये होगा कि जो अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये मामला चल रहा है, अगर ये विस्तार नहीं होता तो हो सकता था कि लोजपा में ये टूट न हो। बिल्कुल। अभी जो देखिए ऐसा नहीं, अंततः बात यही है कि आप जब अपने टेनिस हो रहा है ना, टेनिस चल रहा है, आप जब बॉल को अपनी तरफ से मार देते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जब तक सामने वाला बॉल को मारता नहीं है तब तक आपकी बारी नहीं आएगी। तो जीत हार सब कुछ फिलहाल डिपेंड करता है भाजपा पर। नीतीश ने अपनी चाल चल दी है, चिराग ने अपनी चाल चल दी है, पशुपति ने अपनी चाल चल दी है, राजद ने अपनी चाल चल दी है। अब देखना है कि भाजपा क्या करती है। सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा, होगा तो चिराग होंगे तो क्या होगा, ये सारी संभावना है। और हो सकता है कि जूते लटके ही रह जाए आरसीपी और इन सब के सूट जी। तो चिराग पासवान ने चुनाव के दौरान भी कह दिया था कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, तो हो सकता है कि राम अपने हनुमान को दुखी न करे और मंत्रिमंडल का विस्तार रुक जाए।
हो सकता है कि चिराग पासवान के जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सके, अनेक संभावनाएं हैं। ये तो टेस्ट भी है ना, हनुमान को तो ये साबित करना होगा ना कि वो पत्नी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो हनुमान जी की महत्वाकांक्षा कुछ नहीं थी, चरणों में स्थान चाहिए था ना। जी। तो ये तो अब नरेंद्र मोदी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। तो चलिए सनी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पंचनामा में आपने व्याकुलता नहीं दिखाई, जिसकी वजह से ये चर्चा बहुत बहुत अच्छी हुई। कल फिर पंचनामा में हम मुलाकात करते हैं दर्शकों आपसे। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही। खबरें पसंद आती हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो वाकई आप पंचनामा के शौकीन है और वीडियो पसंद आ रहा है तो उम्मीद करते हैं आप इसे शेयर कीजिएगा। जल्दी ही पंचनामा वीडियो फॉर्मेट में भी आ जाएगा। हम सभी ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है, इसलिए थोड़ी तबीयत नासाज है, लेकिन सब कुछ ठीक है। जल्दी ही आपके सामने हमारी पूरी टीम प्रस्तुत होगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।